नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और 7 बजे की बड़ी खबर शुरू करेंगे। 7 दिनों तक यूपी समेत कई राज्यों को चकमा देने वाले विकास दुबे से। तो जी हां, विकास दुबे यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस को छकाने वाला गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के इस मुख्य आरोपी को महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनकाउंटर से बचने के लिए उसने सरेंडर किया है। सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार माफिया विकास दुबे आखिरकार उज्जैन से गिरफ्तार हो गया। 7 दिनों तक देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस को चकमा देने के बाद 5 लाख का ये इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए एमपी पुलिस को बधाई दी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है। कि उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा। कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। 45 से ज्यादा मामलों का आरोपी ये मोस्ट वांटेड माफिया जिस नाटकीय तरीके से गायब हुआ था और पुलिस को छका रहा था, उसकी गिरफ्तारी भी उसी तरह हैरत भरी रही। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे विकास ने दर्शन के लिए वीआईपी एंट्री के लिए 250 रुपए की रसीद कटवाई। रसीद पर अपना सही नाम लिखा। इस पर पुजारी और गार्ड को शक हुआ तो पूछताछ शुरू हुई। मंदिर प्रशासन ने पुलिस को खबर की और उसके बाद वो धर दबोचा गया। ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हैं उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे। हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। कोटा के मार्ग से आया था। फर्जी आईडी थी उसके पास, एक सरनेम पॉल है उसकी। जब उसने मंदिर में मास्क हटा के फूल खरीदे हैं, वहाँ से फूल के मालिक को शायद कुछ शक हुआ। जब वो निकलने लगा है अंदर पूजा करने के बाद में, तब जाके विजय राठौर ने उसको पकड़ा है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी उसके तेवर ठंडे नहीं पड़े हैं। पुलिस ने जब गिरेबां पकड़ा तो विकास ने वहां भी धौंस जमाने की कोशिश की। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं। मोस्ट वांटेड माफिया की इस तरह नाटकीय गिरफ्तारी के बाद इस पर सियासी सवाल भी उठने लगे हैं। विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि इतना अलर्ट होने के बावजूद विकास एमपी कैसे पहुंचा? क्या ये योजनाबद्ध तरीके से सरेंडर कराया गया है? क्या इस तरह से गिरफ्तारी एनकाउंटर से बचाने की साजिश है? उज्जैन पहुंचकर विकास ने यूपी के साथ ही एमपी की सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। महाकाल मंदिर से जो वकील हिरासत में लिए गए हैं, वो वहां क्या कर रहे थे? कानपुर की घटना में शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के परिजनों ने भी इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए मिलीभगत की ओर इशारा किया है। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर के जरिए यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना था वो उसमें फेल हुई है। अलर्ट के बावजूद उज्जैन तक पहुंचना सुरक्षा दावों की पोल खोलने के साथ ही मिलीभगत की ओर इशारा करता है। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उत्तर प्रदेश में भी संबंध रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी संबंध रहे हैं, इसलिए वो मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश आया वो, और
उज्जैन में पकड़ा गया। तो ये शरण और सरेंडर का खेल दिख रहा है। वहाँ का डीएम और एसपी महाकाल के दर्शन करने के बगैर ही 1 घंटे तक वहाँ रुके। क्या खिचड़ी है भाई। कानपुर के प्रभारी थे गृह मंत्री जी और कानपुर का कुख्यात अपराधी है। ये क्या हो रहा है भैया। मध्य प्रदेश में ही अपराधी सिलेंडर क्यों करते हैं, सवाल ये है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे और अभी कानपुर का ही हत्यारा उस राज्य में आकर आत्मसमर्पण करता है जहां नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है। ये संयोग है, प्रयोग है या सत्ता का दुरुपयोग है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। सियासी सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, लेकिन 8 पुलिसकर्मियों के घर वालों को तभी न्याय मिलेगा जब जघन्य कांड का ये आरोपी अपनी किए की सजा पाएगा। उज्जैन से दीपक यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कानपुर का गिरफ्तार हो चुका है और अब हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल रही है आपको भी? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कुछ ही देर बाद यहाँ पर उज्जैन पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें पूरे मामले का दिन भर का जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो अपुष्ट जानकारी है उसके मुताबिक जो अनौपचारिक तौर पर जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूपी पुलिस विकास दुबे को लेकर चली गई है। लेकिन अभी भी संशय की स्थिति यहाँ बनी हुई है कि हो सकता है उसे कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि वारंट जो है उस पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं और इस तरह की जानकारियाँ भी निकल रही है। हालांकि कोर्ट परिसर से सभी को जाने के लिए कह दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जो यहाँ अभियोजन के वकील हैं वो रुके हुए हैं। लेकिन अभी तक ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि विकास दुबे को यहाँ से यूपी पुलिस अपने साथ लेकर गई है या नहीं गई है। हालांकि अनौपचारिक तौर पर इस बात की जानकारी जरूर पुलिस अधिकारियों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, लेकिन उसकी पुष्टि करना अभी बाकी और कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि उज्जैन की पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी जाए। जी, तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि फिलहाल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उज्जैन पुलिस। दीपक, कई अहम सवाल होंगे जिसका पुलिस को जवाब देना होगा, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं और खुद मीडिया भी पूछेगी, क्योंकि वकीलों का हंगामा हो, विपक्ष का हंगामा हो या लगातार बयानबाजी हो, पुलिस को बहुत ही सोच समझ कर जवाब देना होगा यहाँ। बिल्कुल विजय, चूंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला है कि पुलिस एक एक सवाल का जवाब यहाँ पर बड़ा मुश्किल रहेगा जवाब देना, क्योंकि दिन भर के घटनाक्रम की बात करें तो अलग अलग तरह के बयान निकलकर सामने आए हैं और सीधे तौर पर इसे गिरफ्तारी नहीं बल्कि सरेंडर बताया जा रहा है। तो पुलिस को हर एक चीज़ को बताना होगा कि आखिर वो किस वजह से विकास दुबे यहाँ पहुँचा था, किसके साथ पहुँचा था, कि किसने उसे संरक्षण दिया है, और तमाम ऐसे सवाल रहेंगे जिनके जवाब उज्जैन पुलिस के द्वारा दिए जाएंगे। हालांकि जो अभी तक की जानकारी निकल कर सामने आई है उसको दिन भर अलग अलग थाना क्षेत्रों में रखा गया था, उसे पीटीएस रखा गया, उसके बाद भेरूगढ़ जेल पर भी ले जाया गया था जहां पर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कराई गई है। इसके अलावा जो जिस मार्ग से वो आया था उस सभी मार्गों की तस्दीक भी कराई गई। तो ऐसी तमाम जानकारियां अलग अलग जगह से निकलकर सामने आई है और चूंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला था कि किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सुबह से किसी भी मीडिया कर्मी के साथ में बात नहीं की है। लगातार जो है उनके द्वारा किसी भी तरह की आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और फिलहाल इसी वजह से थोड़ी संशय की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन अभी जो बात हुई है, जो जानकारी निकलकर सामने आई कि उज्जैन पुलिस इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे सवालों के जवाब देगी। नजर बनाए रखिएगा दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ा यहाँ खुलासा हो सकता है, पुलिस तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ देगी, लेकिन सरेंडर था या गिरफ्तारी, ऐसे कई सवाल जो है वो पुलिस के सामने जरूर होंगे। शिवराज कैबिनेट के विस्तार के हफ्ते भर बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालात यह है कि बंटवारा नहीं होने से आज होने वाली कैबिनेट की बैठक तक नहीं हो पाई है। वहीं हर रोज बीजेपी से कोई नेता मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहा है। बीजेपी नेताओं के साथ ही कांग्रेस भी इसे लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके मंत्रिमंडल में देरी के लिए सिंधिया के दबाव को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बंटवारे का नहीं है बल्कि लूट का बंटवारे का झगड़ा है। परिवहन, एक्साइज, राजस्व, शहरी विकास विभाग सिंधिया जी नहीं छोड़ना चाहेंगे। वहीं जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने भी कहा है कि शिवराज और सिंधिया में सत्ता की मलाई लूटने की होड़ लगी है। तो मलाईदार विभागों का झगड़ा चल रहा है, क्योंकि मलाई तो शिवराज खा गए, अब जो थोड़ा बहुत मलाई बची है तो वो सिंधिया जी मांग रहे होंगे
और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का मूल भारतीय जनता पार्टी का नेता था या मंत्री हैं, ये जो संघ से लोग जुड़े रहे, जो लोग बेचारे दरी भत्ता उठाए हैं, उनको शायद छाछ भी नसीब ना हो। मध्य प्रदेश में आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक टल गई है और इसके पीछे वजह विभागों का बंटवारा माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के विभाग अपने अपने खेमे के मंत्रियों को दिलवाने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भी अड़े हुए हैं। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में सब कुछ ठीक हो जाएगा और विभाग बंटवारे की सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि सिंधिया सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से बात करना है। लेकिन कहा जा रहा है कि शायद आज मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक भी स्थगित कर दी गई। और इस बारे में जब सीएम शिवराज से सवाल किया गया तो वो इस सवाल के इसको टालते नजर आए। शिवराज कैबिनेट के नवनियुक्त मंत्री हरदीप सिंह डंग आगर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि डंग भोपाल में कैबिनेट की बैठक में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन बैठक स्थगित होने की मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के विस्तार पर विदिशा वासियों की निगाहें भी लगी हैं। विदिशा जिले को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर यहां से मांग उठ रही है। जिले की 5 विधानसभा सीट में से 4 भाजपा विधायक यहां से निर्वाचित हुए हैं। जनता को दुख है कि विदिशा को एक विकास के लिए कुछ न कुछ तो देना चाहिए एक मंत्री, कहीं बनाना था। भाई शिवराज सिंह ने घोषित किया था कि विदिशा को स्मार्ट सिटी बनानी है, वो भी नहीं बन पाई। कम से कम एक मंत्री को देना था। हमें प्रतिनिधित्व न मिलने का हमारे क्षेत्र का विकास रुकेगा और हम ये जनता से अनुरोध करते हैं और शीर्ष नेताओं से भी अनुरोध करते हैं कि विदिशा को पहली प्राथमिकता देना चाहिए। विदिशा की जनता है वो चाहती है कि हमारा प्रतिनिधित्व रहे और हमारा विकास हो। इसी कड़ी में जो है हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको विदिशा का प्रतिनिधित्व देना चाहिए था और देना चाहिए। विगत अनेक वर्षों से मंत्रिमंडल में विदिशा को प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इस बार प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से विदिशा की जनता में आक्रोश है। निश्चित रूप से जब मंत्रिमंडल का कोई प्रतिनिधि रहता है तो पूरे क्षेत्र का विकास होता है। सुषमा जी भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, यहाँ बिल्कुल विकास रुकेगा और विदिशा जिले का एक मंत्री होना थी, क्योंकि विदिशा जिले का पूरा विकास रुक जाएगा। और हम शिवराज सिंह जी से यही मांग करते हैं कि यहाँ से एक आध मंत्री को देना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछली सरकार से कर्ज माफी को लेकर इन दिनों सवाल कर रहे हैं। आज उन्होंने इस कड़ी में चौथा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि जिन किसानों पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था, उनका कर्ज माफ क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस सवाल का पूर्व सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया है। प्रेस नोट के जरिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इधर उधर की बात न करें। कमलनाथ ने कहा कि कर्ज माफी पर झूठ परोसने के पहले वो ये बताएं कि किसानों की ऋण माफी के तीसरे चरण की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी वो कब शुरू करेंगे। 2 लाख रुपए से जिन पे ज्यादा ऋण था, उनके 2 लाख रुपए तक के कर्जे क्यों माफ नहीं किए। फिर कालातीत ऋण भी जिनके ऊपर, उनके 2 लाख रुपए तक के कर्ज क्यों माफ नहीं किए। ये मध्य प्रदेश के 8 लाख किसानों की तरफ से सवाल है मेरा। कमलनाथ जी खुद जवाब दो। कल के सवालों का भी जवाब कमलनाथ जी ने नहीं दिया। आज मैं फिर कहता हूं कि जानना चाहता है किसान, क्यों उनके साथ धोखा किया गया, क्यों उन्हें छला गया। और कोई अगल बगल का जवाब दे इसके बजाय सीधे पूर्व मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्चुअल रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार में जुटी है। आज दिमनी विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्चुअल रैली हुई है, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने संबोधित किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेताओं से सारे गिले शिकवे मिटाकर गिरिराज दंडोतिया को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनाने में गिरिराज दंडोतिया ने अपने विधायकी से इस्तीफा दिया। उनकी कुर्बानी को देखते हुए उन्हें मंत्री बनाया गया है। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है।
ये तपस्वियों की, ऋषि महर्षियों की भूमि है। चंबल की माटी में जन्मे हमारे सपूत एक तरफ केंद्र में मंत्री बनते हैं तो पूरे देश में विकास और कल्याण की एक नई गाथा लिख देते हैं। इस महामारी में भी न तो सरकार का काम रुके और न पार्टी का काम रुके, इसके लिए तकनीकी सहयोग लेकर हमको अपना काम करना चाहिए। इंदौर में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से सवाल पूछने वाली छात्रा आज राज्य महिला आयोग पहुंची है, जहां उसने आयोग में धाराएं बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है। उपासना शर्मा का कहना है कि एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ सिर्फ एक धारा 509 लगाई गई है, जबकि आईटी एक्ट का मामला होने के बाद भी आईटी एक्ट की धाराएं नहीं लगाई गई। इसी के साथ उसने इंदौर पुलिस पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि पुलिस की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। बेसिकली आपने देखा, आप सभी ने देखा कि क्या क्या कार्रवाई हुई, कितना मुझे एफआईआर कराने के लिए भी कितना परेशान होना पड़ा। और ये सारा मामला सोशल मीडिया का था, तो आईटी एक्ट की तो एक भी धारा नहीं लगाई। तो मेरा ये निवेदन था इन लोगों से कि वो धाराएं बढ़े ही जाएं। इसके लिए मैं यहाँ पे आई। जो महिलाओं का सोचते हैं कि चरित्र हनन करना उनका अधिकार है, और उलझुल बातें उन्होंने इस बेटी के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है, उनको सज़ा मिले, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के निशाने पर सीएम शिवराज सिंह से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। कांग्रेस उन्हें प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में पेश करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल में कई हजार करोड़ रुपए कीमत की जमीन अपने ट्रस्ट के नाम करवा ली है। खास बात यह है कि जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तब बीजेपी भी उन्हें भूमाफिया बताया करती थी, लेकिन अब कांग्रेस उन्हें निशाना बना रही है। राजनीति में जनसेवा के नाम पर लूट सेवा की है, अरबों रुपए की जमीन हड़पी है, लोगों को नीचा दिखाया है। राजनीति में जो संस्कृति जितनी गिरावट आई कांग्रेस में आने की, बर्बाद करने का काम किया है, तो जो तो सिंधिया किया है। आज सिंधिया जी में उनको तमाम अवगुण दिखने लग गए। आज उनको सिंधिया जी की ज़मीनें दिखने लग गई। कितने वर्ष तक वो क्या आंखें बंद करके बैठे थे? केवल दोषारोपण करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कांग्रेसी मेरे मित्र कर रहे हैं। जनता सब समझती है, जनता समझ चुकी है। मशहूर हास्य कलाकार जगदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबको हंसाने वाला ये कलाकार लाखों चाहने वालों की आंखें नम करके चला गया। जगदीप का मध्य प्रदेश के दतिया से गहरा नाता रहा है, लिहाजा यहाँ के लोग भी उन्हें याद कर भावुक हो रहे हैं। दतिया स्थित ये मकान मशहूर हास्य कलाकार जगदीप का पैतृक घर है। हालांकि अब यहाँ उनके रिश्तेदार रहते हैं। जगदीप का असली नाम इश्तियाक अहमद जाफरी है। फिल्म जगत में उन्हें जगदीप नाम BR चोपड़ा ने दिया। जगदीप के पिता यावर हुसैन जाफरी दतिया रियासत के जाने माने वकील थे। जगदीप उनके 4 बेटों में सबसे छोटे थे। 1948 में जगदीप के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद 8 साल की उम्र में वो मां के साथ मुंबई चले गए, जहां उन्होंने कड़े संघर्ष और मेहनत से अपना अलग मुकाम बनाया, अपनी अलग पहचान बनाई। जगदीप के निधन के बाद उनके पुराने साथी उन्हें याद कर रहे हैं। 1951 में आई फिल्म अफसान जगदीप की पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अशोक कुमार के बेटे का किरदार निभाया था। इसके बाद करीब 20 फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका निभाई। फिल्म शोले से वो सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर हुए। दतिया के लोग आज अपने उसी सूरमा भोपाली को नम आंखों से याद कर रहे हैं। जगदीप भले ही बचपन में दतिया छोड़कर मुंबई चले गए थे, लेकिन उनका यहाँ आना जाना लगा रहा। उनके बेटे जावेद जाफरी भी अक्सर यहाँ आते रहते हैं। मनोज चौबे, IBC 24, दतिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।